नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर आलोक रंजन पांडे रामानुजन कॉलेज के हिंदी विभाग में कार्यरत हूं और आज मैं आप सबके सामने हिंदी में रोजगार की नवीन संभावनाओं पर बातचीत करूंगा। जैसा कि हम जानते हैं, हिंदी आज दिल की भाषा है, संवेदना की भाषा है, जीने की भाषा है, संस्कृति की भाषा है, समाज को जोड़ने वाली मातृभाषा है। जिस तरह एक घर में मां के बिना वह घर, परिवार और उस घर के बच्चे अधूरे हैं, उसी तरह हिंदी भाषा के बिना भारत और भारतीयता अधूरी है। इस अधूरेपन को दूर करने के लिए हमें हिंदी में जीना होगा, वह भी दिखावे के लिए नहीं। हिंदी को दिल से जोड़ना होगा और यह हिंदी दिल से कैसे जुड़ेगी, इस संदर्भ में आज मैं आपसे बातचीत करूंगा। शेरों ने कहा था कि अगर हमारे पास देने को कुछ है तो भले ही हम जंगल में रहते हैं, दुनिया वहां आने के लिए पगडंडी बना लेगी और उन तक पहुंच जाएगी। तो हिंदी को भी ऐसे ही अपने पास कुछ देने के लिए बहुत कुछ है, बस उसे हमें जानने की जरूरत है। आज के समय में किसी भाषा या बोली के जीवित रहने के लिए मात्र साहित्य की नहीं, बल्कि उसे व्यवसाय, विज्ञान और रोजगार की भाषा बनाने की भी जरूरत होती है। जो भाषा सामान्य मनुष्य को रोजगार नहीं दे पाती, वह धीरे धीरे एक संकुचित दायरे में सिमटती चली जाती। आज अंग्रेजी के अंतरराष्ट्रीय भाषा होने का सबसे बड़ा कारण रोजगार की संभावना उसमें है। शौकिया रूप से किसी भाषा को सीखने वाले बहुत कम लोग होते हैं। अधिकतर लोग किसी भी भाषा को किसी व्यवसायिक कारण से ही किसी को सीखते हैं और सिखाते भी हैं। आज हिंदी भाषा और साहित्य को वैश्विक रूप प्राप्त हुआ है। विज्ञान और तकनीक के युग के साथ हिंदी कदम ताल करती हुई दिखाई दे रही। जब भी किसी भाषा का विस्तार और विकास होता है, तब उसमें एक और दृष्टि जुड़ जाती है और वह है रोजगार की संभावनाएं। और आज मैं आपसे इन्हीं रोजगार की नवीन संभावनाएं हिंदी में कैसे हो सकती है, इसके बारे में विस्तार से बातचीत करूंगा। आज हिंदी भाषा के बढ़ते चलन और वैश्विक रूप ने रोजगार की अनेक संभावनाओं को उजागर किया है। इसकी विविध क्षेत्रों में स्वीकृति और प्रयोजनीयता बढ़ने से नई दृष्टि हिंदी में देखी जा रही है। निश्चित ही इस दृष्टि में बाजार का बहुत बड़ा योगदान है। ज्ञान अर्जन की अभिलाषा के कारण अनुवाद प्रौद्योगिकी का विकास हो रहा है। भारतीय संविधान द्वारा खड़ी बोली को राजभाषा स्वीकार किए जाने के साथ हिंदी का परंपरागत जो स्वरूप था, वह आज अध्ययन और अध्यापन के रूप में अधिक व्यवहारिक हो गया है। क्योंकि हर जीवित भाषा में वैज्ञानिक, तकनीकी और उद्यमिता की संभावनाएं होती है, उसकी प्रयोजनीयता की संभावनाएं होती है और यह संभावनाएं हिंदी में अपार है। बस हमें उसे लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता है। हम जानते हैं कि आज हिंदी मूलतः वैश्विक धरातल पर पहुंच चुकी है और यूनेस्को की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व के लगभग 137 देशों में हिंदी भाषा विद्यमान और हिंदी भाषियों की कुल संख्या अनुमानतः 100 करोड़ से अधिक है। भारत के प्रतिवेशी राष्ट्रों जैसे नेपाल, चीन,
सिंगापुर, बर्मा, श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया, तिब्बत, भूटान, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव आदि ऐसे देश हैं जिनमें से अनेक बृहत्तर भारत के अंग थे। यहाँ हिंदी भाषी परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी से निवास कर रहे हैं। नेपाल की भाषाएं हिंदी की विभाषाएं ही हैं। बर्मा और भूटान की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो उर्दू और बंगला प्रचलित है, उन्हें भी देवनागरी लिपि में यदि लिख दिया जाए तो वे हिंदी से भिन्न प्रतीत नहीं हो। चाहे जावा हो, सुमात्रा हो या इंडोनेशिया हो, जो वहां उर्दू बोली जाती है या समझी जाती है, उसे भी यदि देवनागरी लिपि में लिख दिया जाए तो वह भी हिंदी की जैसी ही दिखाई देगी। दुबई की अधिकांश जनता न केवल हिंदी समझती है अपितु बोलती भी। और इसी कारण से अमेरिका कई सालों से हिंदी के प्रति आदर सम्मान दे रहा है, हिंदी के बढ़ाने में सहायता प्रदान कर रहा है। अमेरिका के 37 से ज्यादा विश्वविद्यालयों में हिंदी अभ्यास के लिए सुविधा रखी गई। अपने देश को समृद्ध करने के लिए उन्होंने हिंदी भाषा का बड़ी मात्रा में उपयोग शुरू कर दिया है। आज हिंदी में कई तरह के रोजगार के अवसर प्राप्त हैं और इन्हीं की चर्चा मैं आपसे करने जा रहा हूं। निश्चित ही बाजार किसी भी भाषा को बढ़ाने में बहुत योगदान देता है। विधि अर्थव्यवस्था में आए व्यापक जो परिवर्तन आए, जो की सूचना हमें भूमंडलीकरण के द्वारा प्राप्ति हुई और भूमंडलीकरण सूचना क्रांति के पदार्पण तथा भारत के सबसे बड़े बाजार के रूप में प्रतिष्ठित होने की वजह से हिंदी जोखिम प्रबंधन, विपणन, वाणिज्य, व्यापार, अनुवाद एवं मीडिया की भाषा के रूप में स्थापित होती गई। यदि हम देखें तो हिंदी में जो रोजगार की संभावनाएं हैं, उसे हम दो स्तरों पर देख सकते हैं, एक राष्ट्रीय स्तर पर और दूसरा अंतरराष्ट्रीय स्तर। सबसे पहले मैं आपसे राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी में रोजगार की क्या-क्या नवीन संभावनाएं हैं, उस पर चर्चा करूंगा। प्रशासन व सरकारी कार्यालयों में राजभाषा हिंदी अधिकारी का आज पद बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है और ऐसा इसलिए हुआ कि संविधान के संशोधन 1967 के अनुसार सभी सरकारी अधिकारियों को कार्यालयीन कार्य को संपादित करने के लिए अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी का उपयोग अनिवार्य हो, चाहे आदेश हो, नियम हो, अधिसूचना हो, प्रतिवेदन हो, प्रेस विज्ञप्ति हो, निविदा हो, अनुबंध हो, चाहे विभिन्न प्रारूपों को हिंदी में सबके सामने लाना अनिवार्य कर दिया गया। और उसका सीधा सा अर्थ यह हुआ कि केंद्र सरकार व राज्य सरकारों के सभी विभागों, उप विभागों में हिंदी अधिकारी, अनुवादक, प्रबंधक, उप प्रबंधकों के रूप में रोजगार की असीम संभावनाएं दिखाई देने लगी और लोग हिंदी के प्रति आकर्षित होने लगे। और अनुवादक बनने के लिए, अधिकारी बनने के लिए बहुत ज्यादा कुछ करने की भी आवश्यकता नहीं थी। केवल स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में अनुवाद क्षेत्र में स्नातकोत्तर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। इसी तरह भारतीय सेना में हिंदी अधिकारी के रूप में नियुक्ति होने लगी। जैसा कि बहुत भारत के युवाओं के मन में सेना में जाने का आकर्षण होता है, वे अपना कैरियर सेना में हिंदी अधिकारी के रूप में बना सकते हैं। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि अनुवाद या हिंदी अधिकारी बनने के लिए हमें हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भाषा का ज्ञान भी होना जरूरी है। इसी तरह कई राष्ट्रीय एवं निजी बैंकों में भी हिंदी अधिकारी की बहुत सारे पद खाली हैं और बहुत सारे पद भरे गए हैं और नित्य प्रतिदिन नए नए पदों की सृष्टि होती जा रही है। ऐसा इसलिए हुआ कि सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में हिंदी अधिकारी के पद नियुक्ति के लिए
हम आए दिन समाचार पत्रों में रिक्तियां देखते हैं। निजी क्षेत्र में बैंक जैसे आईसीआईसीआई, एचडीएफसी आदि के व्यवसाय विस्तार के लिए उपनगरों एवं ग्रामीण इलाकों में साधारण परिवेश के लोगों को भर्ती कर उन्हें प्रशिक्षित करके अपने नेटवर्क का विस्तार कर रहे हैं। अंग्रेजी बोलने वाले पब्लिक स्कूल से निकले लोगों को नौकरी देने के पारंपरिक मॉडल में बदलाव करके गांव के सरकारी स्कूल में पढ़े स्नातक युवाओं को भी ऐसे बैंक निरंतर भर्ती कर रहे हैं। और इसके मूल में यह है कि स्थानीय लोगों को जगह देना, और जो स्थानीय लोग हैं वह वहां की स्थानीय भाषा से परिचित होकर अनुवाद कर कर उसी भाषा में रखना। साथ ही इस नीति से न सिर्फ लगातार बढ़ रही मंदी को थामने में मदद मिल रही है, बल्कि गांवों और उपनगरों के बेरोजगारों युवकों को भी रोजगार मिल रहा है। ये तो सारे हिंदी अधिकारी की बात मैंने की। इसके अलावा अनुवाद के क्षेत्र में बहुत असीम संभावना, और राष्ट्रीय हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई ऐसे प्रकाशन संस्थाएं हैं जो पुस्तकों को अनुवाद के लिए अनुवादक की मांग करती हैं। यह अनुवाद दो प्रकार का होता है, एक अकादमिक और एक व्यवसायिक। जो अकादमिक स्तर का होता है, इसमें विभिन्न विषयों के पाठ सामग्री को हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए हिंदी अनुवाद में कराया जाता है। जैसे अभी एनईपी में हमने देखा है, एनईपी में अनुवाद की बहुत जोर देकर बात की गई है और कहा गया है कि अपनी भाषा में हम, अपनी भाषा मतलब हिंदी भाषा में हम आईआईटी, मेडिकल की कक्षाएं लगाएंगे और किताबों का अनुवाद करेंगे। तो इसके लिए जो अकादमिक स्तर पर बहुत सारे आने वाले दिन में अनुवादक की आवश्यकता होगी। एक व्यक्ति जिसे अपने विषय का ज्ञान है और जो अपने विषय को गंभीरता और संजीदगी से सहज भाषा में लिखने में सक्षम है, वह व्यक्ति अकादमिक अनुवादक के रूप में अपना कैरियर आसानी से बना सकता है। अकादमिक स्तर के अलावा यदि अनुवादक कोई बनना चाहता है तो व्यवसायिक स्तर पर भी अपना ध्यान रख सकता है। इस स्तर पर व्यवसाय के रूप में अनुवाद को अपनाया जा सकता है। इंटरनेट के माध्यम से जिस परिवेश में हम रह रहे हैं, इंटरनेट सबको एक पूरे विश्व को भूमंडलीकरण के रूप में प्रस्तुत कर दिया है, और इंटरनेट के माध्यम से कई विदेशी एजेंसियों से अनुवाद के कई प्रोजेक्ट लिए जा सकते हैं। विभिन्न उपभोक्ता उत्पाद जैसे वॉशिंग मशीन, मोबाइल, मिक्सर, एयर कंडीशनर आदि उपकरण बनाने वाली कंपनियों के अनेक उपयोग से संबंधित दिशा निर्देश हम देखते हैं। जैसे हमारे पास घर में कोई टीवी आता है या मोबाइल आता है, वॉशिंग मशीन आता है, तो आप देखते होंगे कि उसमें एक छोटा सा बुकलेट होता है और उसमें अनुवाद हिंदी में भी होता है, अंग्रेजी में भी होता है, चाइनीज में भी होता है। तो जो ये अनुवाद है, जो कंपनियां हैं, वह उनके उपयोग से संबंधित दिशा निर्देश पुस्तिका को बनाने के लिए हिंदी में अनुवादकों को ढूंढते हैं, उनसे अनुवाद कराते हैं। अपने उत्पाद के उपभोक्ता का दायरा बढ़ाने के लिए उन्हें उपनगरों या ग्रामीण इलाकों तक पहुंचाना होता है, और इसी तकनीक के उपयोग का विस्तार करने व सरल बनाने के लिए वे हिंदी भाषा का बहुत प्रयोग करते हैं। आज किताबों को पाठकों की विभिन्न श्रेणियां हैं, चाहे वह साहित्यिक पत्रिकाओं के अलावा विभिन्न विषयों पर विभिन्न पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही हैं, वहां भी अनुवादक की बहुत आवश्यकता है। राजनीति, रोमांच, रहस्य, विज्ञान, फिक्शन, फंतासी आदि विषयों पर बहुत ज्यादा सामग्री की मांग में दिखाई देती है। वहीं व्यक्तित्व विकास व सफलता के गुरु मंत्र वाली किताबों की मांग भी आश्चर्यजनक रूप से बढ़ी है। आध्यात्मिक किताबों की मांग भी निरंतर बढ़ती जा रही है, और ऐसी पुस्तकों की जो प्रतियां हैं लाखों में बिकती है, और ऐसे किताबों का अनुवाद करके एक अनुवादक अपने
न केवल पैसा कमा सकता है, बल्कि किसी दूसरी संस्कृति को भारतीय संस्कृति के सामने लाकर रख सकता है। इस तरह वो दो भाषाओं के बीच एक अनुवादक सेतु का काम भी करता है, खुद रोजगार कमाता है और बहुत बार तो ऐसा होता है कि वह रोजगार देने में सक्षम भी हो जाता है। जब एक मैं बात बता, जब अंग्रेजी फिल्म अवतार अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी में भी उसी दिन रिलीज हुई, तो यह भारतीय दर्शकों के लिए किसी सौगात से कम नहीं थी। क्योंकि हमने अपनी भाषा में दुनिया के नज़ारों को देखा था और अपनी भाषा में लेकर आने का काम जो था, वो अनुवादक ने किया। हमने देखा कि कैसे अवतार को हमने हिंदी में देखा, टाइटैनिक को हिंदी में देखा। इसी तरह जब हम अमर्त्य सेन, अमीश त्रिपाठी, रामचंद्र गुहा, महाश्वेता देवी, गिरीश कर्नाड या विजय तेंदुलकर जैसे अंग्रेजी और दूसरी भाषाओं के दिग्गज लेखकों की किताबों को आसानी से हिंदी के पाठकों तक पहुंचाते हैं, तो उन्हें अपनी भाषा में उनको समझने का ज्ञान होता है। इस तरह जब हम टीवी पर डिस्कवरी या पोगो जैसे चैनलों के मूल अंग्रेजी कार्यक्रम हम रोज हिंदी में देखते हैं, तो हम उसके प्रति खींचते हैं, उनसे हमारा लगाव होता है। दर्शकों और पाठकों की यह सुविधा अनुवाद के जरिए ही मिलती है। अनुवाद न केवल हर व्यक्ति को प्रभावित करता है, बल्कि यह बहुत से लोगों के लिए रोजगार का साधन भी निरंतर बनता जा रहा है। इसलिए आज अंग्रेजी और अन्य भाषाओं से हिंदी में अनुवाद की बहुत मांग दिखाई दे रही है। हिंदी अनुवाद के बाजार के विस्तार में आर्थिक उदारीकरण ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई। इस संबंध में सुधीश पचौरी ने एक जगह कहा था कि जब भारतीय बाजार विदेशी कंपनियों के लिए खुल गया, तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों को यहाँ एक बड़ा बाजार नया नजर आया, दिखाई दी। इस बाजार में पैठ बनाने के लिए हिंदी उनके लिए बेहद जरूरी थी और इससे हिंदी में अनुवाद के व्यापक अवसर बने। तो बाजार को, जैसे हमने देखा था एक बहुत ऐड आया था, उसके बारे में आगे मैं बातचीत करूंगा, विज्ञापन के बारे में। उसमें था कि ये दिल मांगे मोर। तो कैसे हम हिंदी की ओर आकर्षित होते गए और कैसे रोजगार के अवसर बने, कैसे जब हम अभी विज्ञापन के बारे में जब मैं आगे बात करूंगा, तो उसमें आपसे बात इस संदर्भ में बातचीत करूंगा। अनुवाद के क्षेत्र हिंदी के बढ़ते बाजार का ही नतीजा है कि विदेशी भाषाओं के कई प्रकाशक हिंदी बाजार में आ रहे हैं, चाहे वो पेंगुइन हो, हार्पर कॉलिंस हो या पियर्सन जैसे दिग्गज प्रकाशक आज कई विदेशी रचनाओं का अनुवाद हिंदी में कर चुके हैं। केवल हिंदी में ही नहीं, भारतीय भाषाओं में हो चुका है। पेंगुइन ने तो 1995-96 में यात्रा बुक्स के साथ हिंदी के बाजार का सफर भी शुरू कर और 14 साल पत्रकारिता करने के बाद मैं पढ़ रहा था कि एक रवि प्रकाश जो बड़े पत्रकार थे, उन्होंने बॉटम लाइन लैंग्वेज सॉल्यूशन की एक कंपनी बनाई और उन्होंने यह जो सफर शुरू किया था 1997 में अकेले सफर शुरू किया। पहले 5 साल उन्होंने जनसंपर्क और अनुवाद का काम किया और फिर अनुवाद को ही अपने जीवन का आधार बना लिया, अपने जीवन यापन का आधार बना लिया। और आज रवि प्रकाश जी हिंदी सहित 9 भारतीय भाषाओं में अनुवाद करने के लिए एक बड़ी कंपनी बना चुके हैं और उसमें सैकड़ों अनुवादक काम कर रहे हैं। और उस जो अनुवाद में है, लगभग 50% हिस्सा हिंदी का है। वे देश विदेश के हजारों ग्राहकों के लिए अंग्रेजी से भारतीय भाषाओं में अनुवाद कराते हैं और उनकी कंपनी का वार्षिक आय की बढ़ोतरी
केवल और केवल अनुवाद के माध्यम से 20% से ज्यादा है। तो ऐसा नहीं है। और जो वहां पे काम करते हैं वो पूर्णकालिक अनुवादक के रूप में कुछ काम करते हैं, कुछ अंशकालिक अनुवादक के रूप में काम करते हैं, और 15,000 से लेकर लाखों रुपए महीने तक वे ऐसे अनुवादकों को देते हैं। तो अनुवादक के क्षेत्र में रोजगार के बहुत अवसर हमें दिखाई देते हैं। इसके अलावा जैसे शैक्षणिक संस्थानों में अनुवाद का हम अध्यापन कर सकते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुवादक एवं दुभाषीय का काम किया जा सकता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों और बाजार सर्वेक्षण के लिए अनुवादक की आवश्यकता होती है। बीपीओ और कॉल सेंटर में विदेशी भाषा का भाषांतरण हम करते हैं। पर्यटन उद्योग व होटल प्रबंधन में अनुवादक की बहुत आवश्यकता होती है। प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अनुवादक की आवश्यकता होती है। फिल्म एवं टीवी उद्योग में, जैसा कि मीडिया में अनुवादक आज बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं। साहित्यिक अनुवाद है, विज्ञापन है, जनसंपर्क एजेंसियां हैं, और बहुत बार तो फ्रीलांसर अनुवादक भी हमें दिखाई देते हैं। तो अनुवाद न केवल दो संस्कृतियों को जोड़ने का काम करता है, अपितु रोजगार के लिए नित्य प्रतिदिन नवीन संभावनाएं हमारे सामने दिखाता जा रहा है। बस इसके लिए जरूरी है कि हमें अपनी भाषा के साथ साथ जो आपका सोर्स लैंग्वेज है और टारगेट लैंग्वेज है, इन दोनों भाषाओं का ज्ञान आपको होना चाहिए। और जब दोनों भाषाओं के ज्ञान के साथ साथ यदि हम उसकी कुछ संस्कृतियों को जान लें तो और अच्छे से हम अनुवाद कर सकते हैं, और अनुवादक के रूप में अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत बार लोग कहते हैं कि कंप्यूटर आ जाने से अनुवादक की कमी हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम कितना भी मशीनी अनुवाद कर लें, उसमें जो एक आंतरिक लगाव होता है वह व्यक्ति ही दे पाता है, और इसके लिए अनुवादक के काम में कभी कमी हो ही नहीं सकती। यदि अनुवादक के बाद हम बात करें तो आजकल डबिंग में बहुत सारे, डबिंग आप जानते होंगे, डब जो हम करते हैं, फिल्मों में डब करते हैं, आवाजों को डब करते हैं, तो वो डबिंग में भी बहुत सारे रोजगार के अवसर दिखाई दे रहे हैं। यदि श्रोता, मान लीजिए आप कुछ देख रहे हैं या देखने की बात कर रहे हैं, आपने देखा होगा हैरी, यदि श्रोता या दर्शक मनोरंजन चाहते हैं तो उस मनोरंजन में वे विविधता चाहते हैं, क्योंकि मनोरंजन का अर्थ ही होता है मन रम जन। जिसमें जन का मन रम जाए वही मनोरंजन, और जन का मन किसी दूसरी भाषा में नहीं रम सकता। उसको अपनी भाषा में ही अच्छे से रमता है, और तभी वह मनोरंजित या आह्लादित हो पाता है। और इसको जो सीरियल वाले हैं या फिल्म वाले हैं अच्छी तरह समझते हैं, क्योंकि वे चाहते हैं, विविधता चाहते हैं, दर्शक नवीनता पसंद करते हैं। इसी कारण सीरियल हो, एनिमेशन हो, या कार्टून फिल्म हो, या फीचर फिल्म हो, सभी के दर्शक कुछ नया देखना चाहते हैं। वे दुनिया के नजारों को अपनी भाषा में देखना चाहते हैं। वास्तव में अनजाने, अनदेखे एवं अलग से लगने वाले लोगों को अपनी भाषा में वार्तालाप करते देखना उन्हें रोमांचकारी अनुभव होता है, और इसी डबिंग के माध्यम से यह रोमांच दर्शकों तक पहुंचता है। यदि हमें किपलिंग की पुस्तक जंगल बुक का मोगली का वह पंक्ति याद हो, जंगल जंगल बात चली है, चड्डी पहन के फूल खिला है, जब हिंदी में गाते हुए मोगली बच्चों के समक्ष टेलीविजन पर आता था, तब वे टेलीविजन से ऐसे चिपक जाते थे जैसे उन बच्चों को मुंह मांगी हुई कोई वस्तु मिल गई। आज हम केवल जंगल बुक, किपलिंग की जंगल बुक की ही बात न करें, गणेशा देखते हैं, रामायण देखते हैं, हनुमान देखते हैं, या बहुत सारे ऐसे सीरियल जो कार्टून फिल्में बच्चों के लिए आते हैं, उसमें डबिंग की बहुत सारी संभावनाएं हमारे सामने दिखाई देती है। इसी तरह यदि हम बात करें कि सिंचन हो, या डोरेमैन है, या निंजा हथौड़ी, ऑगी एंड कॉकरोच हो,
टॉम एंड जेरी हो, छोटा भीम हो, जैसा कि मैं अभी बात कर रहा था, जैसे अन्य कार्टून फ़िल्म या एनिमेशन फ़िल्म देखकर आजकल बच्चे उसे जानते हैं, समझते हैं। इसी तरह जापान में बनी रामायण और अंग्रेजी में बनी अलादीन को बच्चे अपनी भाषा में देखकर गौरवान्वित महसूस करते हैं। डबिंग के माध्यम से डिस्कवरी और नेशनल ज्योग्राफिक चैनलों की पहुँच भारत में कोनों-कोनों तक हो गई। और पिछले कुछ वर्षों में तो हिंदी में अंग्रेजी से डब की गई अनेक फ़िल्में प्रदर्शित हुई हैं और दर्शकों के हृदय को मोहा भी। ऐसा नहीं है कि दूसरी भाषा में या दूसरी भाषा से हिंदी में डब होने का सिलसिला नया है। यह तो काफ़ी पहले से होता आ रहा है। जिस तरह हिंदी की पहली फ़िल्म 1913 ईस्वी की 1913 ईस्वी में प्रदर्शित राजा हरिश्चंद्र है, उसी तरह पहली डल डब फ़िल्म कर्म है, जो 1933 ईस्वी में बनी थी। इस फ़िल्म का निर्देशन जीएल हंट ने किया था और तकनीकी काम जो किया था, उस ब्रिटिश तकनीशियनों ने इसका तकनीकी काम किया था। दीवान सरार की कहानी की पटकथा रॉबर्ट डाउनिंग ने तैयार की थी, जिसमें 2 परस्पर विरोधी प्रजावारों के प्रगतिशील राजकुमार और राजकुमारी की प्रेम कहानी को दिखाया गया था। इस फ़िल्म में 4 गानों में से 1 गाना का फ़िल्मांकन अंग्रेजी भाषा में किया गया था, जिसने हिंदी फ़िल्मों में अंग्रेजी गाने की शुरुआत भी हुई। इसी तरह हिमांशु शेखर और देविका रानी इस फ़िल्म में हिमांशु शेखर और देविका रानी ने असाधारण अभिनय किया था और जब राज कपूर की चर्चित फ़िल्म आवारा के डब को जब रूस के दर्शकों ने रूसी भाषा में देखा, तो वे राज कपूर के अत्यधिक दीवाने हो गए। हिंदी की कई फ़िल्में दक्षिण में डब करके दिखाई जाती हैं, तो दक्षिण की कई फ़िल्में आज डब होकर हिंदी में प्रदर्शित हो रही हैं और दर्शकों को आकर्षित कर रही हैं। दक्षिण से बड़ी फ़िल्मों के हिंदी में डब होने की जो शुरुआत हुई थी, वह 1993 के मणिरत्न की फ़िल्म रोजा से मानी जाती है। इस फ़िल्म को जब हिंदी भाषी लोगों ने गले लगाया, तो वहाँ से आने वाली डब फ़िल्मों की आवाज़ और तेज़ हो गई। दक्षिण की बहुचर्चित प्रभुदेवा अभिनीत फ़िल्म कादलन का डब जब हिंदी भाषा में हमसे है मुकाबला नाम से प्रदर्शित हुआ, तो इस फ़िल्म ने व्यावसायिक रूप से अपने झंडे गाड़ दिए। हिंदी सिनेमा की पहली 100 करोड़ी फ़िल्म गजनी भी डब हुई थी, जिसका प्रदर्शन कई भाषाओं में हुआ था। कई अंग्रेजी फ़िल्में भी डब होकर आई हैं, तो यदि हम में से कोई चाहता है कि डबिंग यदि वो 2 भाषाओं को जानता है, जिसकी बात मैं अनुवाद की कर रहा था और उसकी आवाज़ अच्छी है, आवाज़ में आरोह-अवरोह है, वो अपने डबिंग में करियर बना सकता है। कुछ फ़िल्मों का मैं नाम जो बता दूँ आपको जो अंग्रेजी से हिंदी में फ़िल्में बनी, जिसमें प्रमुख रूप से स्लमडॉग मिलियनेयर, जुरासिक पार्क, होम अलोन, स्पीड, डीप इम्पैक्ट, परफेक्ट मर्डर, मैन इन ब्लैक, लिटिल मरमेड, एनाकोंडा, वार एंड पीस, द गॉडफादर, द टाइम मशीन, टाइटैनिक, हैरी पॉटर जैसी बहु जैसी बहुत सारी फ़िल्में आज हिंदी में या भारतीय भाषाओं में डब हुई। कई विदेशी सीरियल भी डब होकर हिंदी में दिखाई जा चुकी है, जिसमें प्रमुख है स्मॉल वंडर, हू इज़ द बॉस, डिफरेंट स्ट्रोक, 24 आदि। और ओटीटी के दौर में तो अनुवादक की और आवश्यकता हो गई। आज घर-घर में कोरोना के बाद ओटीटी ने अपना घर में स्थान बना लिया है। आप देखते होंगे वहाँ पे नीचे हिंदी में यदि हिंदी फ़िल्म है, तो अंग्रेजी में सबटाइटलिंग होता है। अंग्रेजी फ़िल्म है, तो हिंदी में सबटाइटलिंग होता है। तमिल फ़िल्म है, तो अंग्रेजी और हिंदी में सबटाइटलिंग होता है। तो इसमें भी रोज़गार की संभावनाएँ अत्यधिक है। यदि किसी विद्यार्थी को या किसी युवक को डबिंग में अपना करियर बनाना है, तो इसके लिए वे एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करके अपना करियर तो बना ही सकते हैं, साथ ही
अपनी वाणी में कोमलता, शुद्ध आचरण के उच्चारण के साथ साथ ध्वनि के आरोह अवरोह का ज्ञान यदि उनके अंदर है, तो आप अपनी अनुदित भाव को अपनी वाणी से अभिव्यक्त कर अच्छा पैसा कमा सकते हैं। मैं एक बहुत अच्छा सा उदाहरण आपको दे रहा हूं इसके लिए। बिहार के चंपारण जिले के ही संकेत जायसवाल छोटे से गांव से मुंबई आते हैं और वे अपना कैरियर शुरू करते हैं डबिंग में। यदि आपने उनकी आवाज सुनी हो महाभारत और बिग बॉस, चाहे रामायण में उनकी आवाज आपने जरूर सुनी होगी। वे अपने आवाज से सबको मोहित करते हैं और वे मोहित करने वाले संकेत जायसवाल, और केवल अपनी वाणी के बल पर ना उन्होंने मुंबई जैसे शहर में अपने आप को स्थापित किया, बल्कि आज तक वह बोलने का भी प्रशिक्षण दे रहे हैं। मैं एक बार उनसे मिलने गया था, तो उन्होंने बताया था कि इस क्षेत्र में हिंदी जानने वाले विद्यार्थी ज्यादा सफल हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि मैं खुद मोतिहारी से हिंदी पढ़कर आया था, और वे आगे बताते हैं कि हिंदी पढ़ने वाले विद्यार्थी इसलिए डबिंग अपनी आवाज में सफल हो पाते हैं क्योंकि उन्हें हिंदी के न केवल ध्वनियों का ज्ञान होता है, बल्कि हिंदी के आरोह अवरोह, बलाघात और हिंदी के संस्कार से परिचित होते हैं। और जो हिंदी के संस्कार से परिचित हो सकता है, वह अपनी आवाज को द्वारा लोगों को अत्यधिक मोहित कर सकता है।